Hello everyone. Today we are going to learn class 8 science chapter 5, that is conservation of plants and animals. This is the part 3 of this chapter. Before starting new topic, मैं एक MCQ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड तक मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप अपने जो आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा. So the question is, the red data book keeps a record of all the dash animals and plants. First is endemic, second option is endangered, third option is zoo, and last option is all of the above. तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Okay, so now we are starting the new topic of this chapter, that is red data book. अब ये रेड डेटा बुक क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि रेड डेटा बुक क्या होती है, उसमें क्या हमें मिलता है, क्या देखने को मिलता है. सो द रेड डेटा बुक इज अ बुक जिसमें हम रिकॉर्ड्स डालते हैं या रिकॉर्ड्स रखते हैं सारी की सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज का, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स. अब हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो डेफिनेशन थी और एक्सप्लेनेशन था वो प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के. तो एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स वो होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है या जिनका जो नंबर है वो धीरे धीरे इतना डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से अब हमें डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते. तो ये इस तरीके के जो स्पीशीज अगर हम बोलें कि एनिमल्स और प्लांट्स है तो हम उन्हें एंडेंजर्ड बोलेंगे, जो कि खतरे में है. तो इसी तरीके के जो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज को अगर हम एक रिकॉर्ड्स में डालें या बुक के सोर्स में डालें तो उस बुक को हम बोलते हैं रेड डेटा बुक. इस तरीके की जो रेड डेटा बुक होती है वो इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. इंडिया जो है वो भी रेड डेटा बुक मेंटेन करता है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेड डेटा बुक क्या होता है. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट इज माइग्रेशन. अब माइग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम जानते हैं. अब आप लोग देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं जब उन्हें वहाँ काम नहीं मिलता, मान लीजिए अगर वो सिर्फ खेती नहीं करना चाहते, उसके अलावा और काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब छोटे स्केल पे कोई फार्मर होता है अगर वो खेती करता है तो कभी कभी वो इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाता कि वो अपनी जो डेली लाइफ की नीड्स है उसको पूरा कर सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवा सके. कभी कभी क्या होता है कि खेती करते टाइम बाढ़ आ जाती है जब उनकी फसल काटने का टाइम होता है. तो इस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे जो उनके लिए स्ट्रेस होता है वो बढ़ता जाता है इस तरीके के फैक्टर्स की वजह से. तो वो लोग खेती नहीं करना चाहते, तो वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सिटीज में जाना चाहिए और हमें कुछ जॉब कर लेनी चाहिए वहाँ जाके, तो ताकि हम पैसे कमा सके. क्योंकि हम गाँव में रहकर खेती करके सिर्फ जानवरों को पालकर इस तरीके से जो है वो अपनी जीविका को नहीं चला पा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो अपने गांव से माइग्रेट करके आ जाते हैं शहरों में. ठीक है, तो इसी तरीके से जब अगर अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स होते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं, बट वहाँ पर कुछ टाइम के लिए अगर उनके रहने के लिए वहाँ कंडीशन सूटेबल नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगहों पर, दूसरे मतलब पार्ट में, किसी और कंट्री के, मतलब वो कंट्री में भी हो सकता है या फिर वो एक मतलब स्टेट्स में भी हो सकता है एक ही कंट्री के, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी माइग्रेट कर सकते हैं मतलब जा सकते हैं. तो इस तरीके के जो बर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. अब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो बहुत दूर दूर से डिस्टेंस जो होता है ट्रैवल करके, फ्लाई करके वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए. पर्टिकुलर टाइम हम इसलिए बोल रहे हैं
कि मान लीजिए किसी एक रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, साइबेरियन क्रेन जो होती है वो रशिया में पाई जाती है या आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, इतनी स्नो हो जाती है वहाँ पे कि वहाँ पर बर्ड्स का रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स तो खुले में रहते हैं, अब उनके पास तो कोई घर नहीं है कि वो वहाँ पर कुछ चेंजेस करें और रह सकें, नहीं। क्लाइमेटिक चेंजेस को वो नहीं बदल सकते, तो वो क्या करते हैं, वो साइबेरिया से जो क्या करते हैं, रशिया से इंडिया, चाइना, इस तरीके की अलग अलग जगहों पर उड़ के चले जाते हैं। बट पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वहाँ पर 2-3 महीने बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली है रशिया में, तो वो क्या करेंगे, वो तब तक 2-3 महीने में इंडिया में रहेंगे या और जिस कंट्री में भी वो उड़ के गए हैं वो वहाँ पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी फूड ढूंढने में, रिप्रोडक्शन करने में। तो क्यों? क्योंकि अगर जैसे वो बर्ड्स हैं, वो तो उस हैबिटेट में शायद क्या बोलते हैं सरवाइव कर लें, बट अगर वहाँ पे वो एग ले करते हैं तो उनके जो एग्स होंगे वो वहाँ पर नहीं बच पाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस को कवर करके जाते हैं वो लोग, ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, अब वहाँ की जो ठंड है उससे अपने आप को बचा सकें, एग ले कर सकें। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और इनहॉस्पिटेबल हो गया है। इनहॉस्पिटेबल हो गया मतलब वहाँ पर वो रहने के लायक उनके लिए कुछ टाइम के लिए नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से डिस्टेंस जो होते हैं वो उड़ के कवर करते हैं और एक लैंड से दूसरे लैंड पे आ जाते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स की जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, साइबेरियन क्रेन जो होती है वो साइबेरिया मीन्स रशिया से आती है इंडिया में। इंडिया में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में जो है, वहाँ पर ये बर्ड्स जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये नहीं है कि हमें वो थ्रू आउट द ईयर वहाँ देखने को मिलेंगे, नहीं। क्योंकि मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो कुछ टाइम के लिए ही वहाँ पे आते हैं और वो उसके बाद जैसे उनको पता होता है कि इस टाइम पे अगर यहाँ पर जैसे धीरे धीरे बहुत गर्मी बढ़ जाएगी तो वो यहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से वो आए हैं। इसी तरीके से एक ग्रेटर फ्लेमिंगो होता है जो किसी और देश से यहाँ इंडिया में पाया जाता है, हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा में चिलिका लेक है, वहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगोस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इम्पॉर्टेंट टाइप, हमारा जो एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम, डिफॉरेस्टेशन में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को एक्सेस काट रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इसी तरीके से अब क्या किया जाए, जो जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जाए। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हम किस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हमें उसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि जो हम हार्म पहुंचा रहे हैं अपने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करने के बाद, तो उसे हम क्या कर सके, कम कर सके। अगर हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं तब भी उसे हमें कम करना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए, अगर हम 17 फुल ग्रोन ट्रीज को कट करते हैं तब जाके हम 1 टन पेपर जो होता है उसको बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा जो ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं 1 टन पेपर के लिए। और पेपर जो होता है वो आपको पता होगा, आप स्टार्टिंग में सुबह उठेंगे, आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं या बहुत टाइम से बहुत लोगों को आदत होती है सबसे पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर कहाँ से आ रहा है, ट्रीज को कट करके जो पेपर बन रहा है उससे हम न्यूज़पेपर बना रहे हैं। तो न्यूज़पेपर से हमने दिन स्टार्ट किया। फिर आप लोग अपने स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे अपनी बुक्स लेके जाते हैं, नोटबुक्स लेके जाते हैं, वो सब क्या है, पेपर है उसके अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं उनको। अगर मान लीजिए हमारा गलत हो गया कुछ भी काम, तो हम उसको एकदम से क्या करते हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं फाड़ के। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है कि एक जो पेपर है
उसको बनाने के लिए कितने सारे जो ट्रीज होते हैं उनको हम कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है सेव करना पेपर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पेपर जो होता है उसको हम मतलब जो रिसाइकिल कर सकते हैं अप टू 5 to 7 टाइम्स। अप टू 5 to 7 टाइम यूज अगर हम उसको कर लेंगे रिसाइकिल कर करके तो वो अच्छा है। क्योंकि अगर हम उसको वन टाइम यूज करके दोबारा यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, पेपर तो बहुत जल्दी हमें बहुत ज्यादा पेपर बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पेपर बनाना पड़ेगा तो क्या होगा, हमें ज्यादा जो ट्रीज है उनको कट करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि हम क्या करें, यहाँ पर हम यूज करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 आवर्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब 3 आवर ऑफ द एनवायरमेंट क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए 3 आवर जो होते हैं एनवायरमेंट के वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है रिड्यूस। हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। पेपर का जो यूज है उसको हम क्या करें, पेपर ही नहीं सिर्फ जैसे प्लास्टिक की चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, और अगर हम पेपर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ज़्यादा जंगलों को काटने की ज़रूरत पड़ेगी, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो है वो पेपर का जो यूज़ है उसे रिड्यूस करें। रिड्यूस कैसे करें, अब वो हम जैसे मान लीजिए अगर हम दिन में 10 शीट्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह अगर हमने एक शीट भी अगर रोज़ बचाना शुरू कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज को कटने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो पेपर का कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आर हमें कहता है रिड्यूस करें, ठीक है, अपने यूज को। उसके बाद जो होगा वो होगा रीयूज। सेकंड इज रीयूज। क्या करना है हमें, रीयूज कैसे करना है। अब मान लीजिए मेरी कोई एक नोटबुक है और उसके जो पीछे है उसके मतलब थ्रू आउट द ईयर मैंने उसको यूज़ किया, बट वो यूज़ करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है वो पेपर बच गए पीछे। तो मेरे पास जितनी भी नोटबुक्स बची हैं मतलब हमारे जो एंड ऑफ द सेशन में, तो हम क्या करें उनके सारे पेपर्स को कलेक्ट करें, एक नोटबुक उससे कंबाइन करके बना लें। उससे क्या होगा, आप जो उन पेपर्स जो आप जिस नोटबुक को आप फेंकने वाले थे गार्बेज में, वो उससे आप क्या कर सकते हैं, एक रफ नोटबुक बना सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रफ पेपर के लिए। जैसे आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी होती है या कभी आपको कुछ रफ जो होता है या मतलब आपको लिख लिख के याद करना है तो आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इसको रीयूज में लेके आए, आप उसको वेस्ट ना करें। और जो थर्ड आर हमारा वो बोलता है रीसाइकिल, जिसके बारे में हमने अभी भी जाना कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर को 5 to 7 टाइम्स जो होता है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मे बी उसकी जो क्वालिटी होगी वो हर रिसाइकिल पे सेम ना हो, बट एटलीस्ट वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। हम उसको एक बार यूज करके उसको फेंक नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग जब कूड़ा भी फेंकते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो हमें बोला जाता है 2 तरीके के डस्टबिन यूज करें, एक ग्रीन वाला एक ब्लू वाला। ब्लू वाले में हम क्या करते हैं, जो ब्लू वाला जो डस्टबिन होता है उसके हम प्लास्टिक ऐसी चीज़ें हम जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम वो उसके अंदर डालें। और जो हमारा फूड वेस्ट है, ऐसी चीज़ें जिसको हम रिसाइकिल कर सकते, वो मैन्योर वगैरह खाद वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, उसको हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा भी बोलते हैं। तो मोस्टली जो प्लास्टिक पेपर इस तरीके की चीज़ें हम अलग डस्टबिन में अगर डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसको रिसाइकिल करना या उसको हमें डिफरेंट अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड करना जो होगा, उनको अलग करना ईजी हो जाएगा। तो हम उसको इजीली जो होता है वो रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हम अपने पार्ट से भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम रिसाइकलिंग को इजी बना सकते हैं और हम उसे कर सकते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज reforestation. Now what is reforestation? Reforestation और अफॉरेस्टेशन इट्स द सेम थिंग। अब देखिए, अब हमने स्टार्टिंग से चैप्टर के पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्या है, अब क्या आंसर है हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है बट उसका एक सोल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन उसका सोल्यूशन है, आंसर है।
अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम उसके काउंटर के लिए या उसको ठीक करने के लिए भी कुछ चीजें कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सेसिव कट कर रहे हैं ट्रीज को तो वो डिफॉरेस्टेशन है, बट अगर हम बोले रिफॉरेस्टेशन तो उन जंगलों को रिस्टोर करना, रीस्टॉक करना, ताकि जो हमने जंगलों को काट के डिस्ट्रॉय किया है उनको हम क्या बोल से कवर अप कर सके, हम नए पेड़ लगाएं। तो इसी रिफॉरेस्टेशन के जो प्रोसेस को एक और वर्ड से हम जानते हैं, वो होता है अफॉरेस्टेशन। दोनों का मीनिंग सेम है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर कर रहे हैं, उनको रीस्टॉक कर रहे हैं नए ट्रीज प्लांट करके। ओके, तो प्लांट्स जो होंगे वो पहले रिफॉरेस्टेशन में सबसे पहला जो एक स्टेप हमें जानना चाहिए वो होता है कि हमें, अगर हमने कोई सेम स्पीशीज का प्लांट कट किया है तो हमें उसी प्लांट को दोबारा लगाना चाहिए। मान लीजिए मैं मैंगो ट्री कट कर रही हूँ तो मुझे दोबारा भी जो उसकी जगह है वो मैंगो ट्री को ही लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मैंगो ट्रीज को एक्सेसिव कट करती रही और उसकी जगह दूसरे प्लांट लगाती गई, मैंने मैंगो कट कर दिया बट मैं टीक का प्लांट लगा रही हूँ, तो क्या होगा, या सीसम प्लांट लगा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, मैंगो धीरे धीरे कम होते होते इतने कम हो जाएंगे कि वो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिले। तो हमें क्या करना है, अगर हमने मैंगो ट्री कट किया तो हमें अगेन उसको प्लांट जो करना है नया भी हमें मैंगो ट्री ही लगाना है, हमें कोई और अलग स्पीशीज नहीं लगानी। अगर हमें, जैसे मान लीजिए अगर हमने ट्री कट किया है तो उससे हमें एटलीस्ट डबल ट्रीज तो लगाने ही चाहिए। एक कट किया है तो एटलीस्ट आप 2 प्लांट करें। अब रिफॉरेस्टेशन जो होगा वो नेचुरली भी होता है। अब नेचुरली कैसे होता है, जो मान लीजिए अगर हमने किसी एक जंगल को, या मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, यहाँ से मैंने, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो मैंने यहाँ से कोई 2 ट्रीज को या 2 या 3 ट्रीज को यहाँ से इस एरिया से कट कर दिया। बट अगर इस एरिया को मैं बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ दूँ तो जो नेचर है उसको अपने आप नेचुरली जो है उसको हील कर देगा, मतलब इन प्लांट्स की जगह और प्लांट्स यहाँ पे आ जाएंगे, रीजेनरेट हो जाएंगे नेचुरली। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आसपास अगर उस तरीके के सेम पेड़ हैं तो उसके सीड्स वगैरह यहाँ स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही बिना डिस्टर्बेंस के जो है वो प्लांट अपने आप ग्रो कर जाएंगे। ये एक नेचुरल तरीका होता है रिफॉरेस्टेशन का, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है। बट हमें यहाँ पर एक रोल प्ले करना है कि उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इस लैंड को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो हम ट्रेमेंडस एक बहुत बड़ा डैमेज जो अपने फॉरेस्ट्स को पहुंचा रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर की या लैंड की जो नीड है वो तो हमारी कम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ती ही जा रही है, वो तो कम नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, बट अगर हम कुछ कट कर रहे हैं ट्रीज तो हमें उसकी जगह एटलीस्ट डबल नहीं तो सेम क्वांटिटी में तो लगा ही देना चाहिए ट्रीज। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ग्रीन बेल्ट हम बोलते हैं ना, पौधों को बोलते हैं प्लांट्स को, तो वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उनको बचा पाएंगे और उनको रिटेन कर पाएंगे। तो प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इज ओनली एन ऑप्शन। मतलब मोर एंड मोर तो अगर हम नहीं लगा पा रहे, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट हम उतना तो रिटेन कर पाए जितना हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है। तो इसी तरीके से कंजर्वेशन जो एक्ट है वो फॉरेस्ट का हमारे कंट्री में भी यूज होता है। क्या पर्पस है इन जो कंजर्वेशन के जो एक्ट हैं उनका, कि उसमें क्या होता है कि हम नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं और और जो बेसिक नीड्स होती हैं पीपल की, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम पूरा कर सकें और हम फॉरेस्ट जो हैं उनको भी कंजर्व कर सकें, मतलब उनको सेफ रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जो बायोस्फीयर होते हैं, उसके अंदर प्लांट, सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं, वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आते हैं, फॉरेस्ट भी आते हैं, उनको भी प्रिजर्व करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये चैप्टर है इसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, एनिमल के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप you have liked my explanation. Thank you so much.